ठीक है, सुनो, मैंने सर्कुलर डायरेक्शन से बता दिया था आपको, स्टेप्स लिखवा दिए थे। पहला क्वेश्चन है, जो मैंने मटेरियल शेयर किया उसके अंदर भी है वो क्वेश्चन सारे के सारे। तुम्हारे ग्रुप में टीचिंग नोट्स नहीं डाले थे कोई? चलो कोई बात नहीं है। ये एंगल थीटा है, ये ए है, एम मास है, ये ए बी रस्सी है, ए सी रस्सी है। मेरे को ये बताओ इस टाइम पे इस रस्सी में क्या टेंशन होगी? इस टाइम पे इस रस्सी में, एसी रस्सी में बिल्कुल, ये टी इधर लगेगा टेंशन, इस टी का ये कंपोनेंट होगा जो क्या होगा, टी cos थीटा, और टी cos थीटा नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, इधर क्या लगेगा, टी sin थीटा, और वो किसके बराबर होगा, मान लो टी नॉट के बराबर आया ना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, तो टी किसके बराबर आ गया, mg बाय cos थीटा। क्या लॉजिक समझ आ गया? मैं कहता हूं जैसे इस रस्सी को अगर मैं काट दूं तो इसमें टेंशन क्या होगी, जैसे इस रस्सी को काट दूं, तो जैसे इस रस्सी को मैं काट दूंगा तो देखो टेंशन क्या होगी, मेरे को ये बताओ जैसे मैं इस रस्सी को काट दूंगा ये पार्टिकल किधर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका सर्कुलर पाथ कुछ ऐसा बनना चाहिए, आया ना, ये एंगल थीटा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे इस पे, एक तो लग रहा होगा mg, और क्या लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन पता चल गया, रेडियस पता है l, जो भी रस्सी की लेंथ होगी। मैं ये पूछना चाहता हूं जैसे मैं इसको काटूंगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, काटते वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो वेलोसिटी होगी इसकी जीरो। फोर्सेस को हमेशा सर्कुलर मोशन में होता है तो किस किस के अलोंग रिजॉल्व करना चाहिए, टेंजेंट के अलोंग और रेडियस के अलोंग, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे इसके अलोंग, और इधर ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी क्या होगा, टेंशन तो ऑलरेडी रेडियस के अलोंग है, तो अगर टेंशन ऑलरेडी रेडियस के अलोंग है तो मेरे को बताओ mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, और mg का ये कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। नेट इनवर्ट फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्या होना चाहिए, T डैश माइनस mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तुम्हें पता है इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या है, तो T डैश किसके बराबर आ गया, mg cos थीटा, काटने से पहले टेंशन क्या थी, mg बाय cos थीटा, अब क्या हो गई, तो अगर मैं बोलूं मेरे को रेशियो बताओ T डैश बाय T का क्या रेशियो आएगा,
काटने के बाद टेंशन अपन काटने से पहले टेंशन cos स्क्वायर थीटा देना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड t dash upon t, that is ratio of the tension before this string is cut, sorry after this string is cut and before it is cut। बात समझ में आई? लिख लो। समझ में आ गया ना? सेम हमें सब में एक ही स्टेप करना है। पहले सबके स्टेप से पहले सर्कल फाइंड करना है, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर रेडियस और सर्कल का सेंटर, फिर फ्री बॉडी डायग्राम, तीन डायरेक्शन के अंदर रिजॉल्व, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, रेडियल एंड टेंजेंशियल। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑलवेज 0, टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और रेडियल के अलाउंड मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, हमेशा सॉल्व। अब हो गया ना क्लियर? ठीक है, फटाफट लिख लो। ऑनलाइन वाले दिखाई तो क्लियर दे रहा है ना तुम्हें? ऑनलाइन वाले से पूछ रहा हूँ मैं, मिटा दूं? बिल्कुल अवेलेबल है इसका मॉड्यूल सेंटर में। इसका मतलब ये क्या है, नेट इनवर्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सीलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? v स्क्वायर बाय r। इसलिए क्या बात है इसमें जो बता, ये वाला या ये वाला? ये वाला ये तो इक्विलिब्रियम वाली बात है, नेट फोर्स 0 ना चाहिए, mg इधर लग रहा है, d इधर लग रहा है, तो t का ये कंपोनेंट और t का ये कंपोनेंट होगा, ये रेसिप्रोसिटी नॉट टेंशन लगा के वेरी कंटिन्यू ही होगी उस टाइम पे, तो ये वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू ये फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, और ये वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू ये फोर्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में। लेकिन मैं किस में इंटरेस्टेड था? सिर्फ ये टेंशन फाइंड करने में, mg मेरे को पता है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन यूज कर ली टेंशन का। दूसरे केस में आंसर ये कि वो अब वो इक्विलिब्रियम में ही है, तो वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, हाँ है ना, काटने का इक्विलिब्रियम तो है नहीं ना, तो अब mg लग रहा है, टेंशन लग रही है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है सर्कुलर पाथ में जाएगा, अब मेरे को रिजॉल्व किसके अलोंग करना है? रेडियस के अलोंग और टेंजेंट के अलोंग, बस फिर लगा दिया।
देखो ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, मैं ग्रुप के अंदर है ना इनकी पिक डाल दूंगा ताकि तुम पूरे क्वेश्चन लिख लो। अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ और तुम्हें सॉल्व करके आंसर बताना है, ठीक है? अननेसेसरी टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन लिखने में, है ना? वो ग्रुप में डाल दूंगा, तुम वहां से क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। मैं इधर समझा रहा हूँ। इसमें जाएगा M1 और M2 मास है, ये वाली रस्सी इसमें टेंशन T1 है, ये वाली रस्सी इसमें टेंशन T2 है। अब इनको ऐसे आपस में दो, एक पत्थर बांध दिया, दूसरा पत्थर बांध दिया, उसको घुमा सकते हैं? इनको ऐसे घुमा रहे हैं। ग्रेविटी फ्री रीजन है, दैट इज G इज इक्वल टू 0। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? ग्रेविटी नहीं है। आपको ये बताना है T1 by T2 की वैल्यू क्या होगी? M1 मास है 0.25 kg, M2 मास है 1 kg, है ना? R1 रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकंड। आगे का क्वेश्चन समझ में आएगा? क्या कैलकुलेट करना है? करो सॉल्व फटाफट। चार पांच मिनट दूंगा, बस फटाफट कर दो।
क्या आंसर आ गया है? देखो इसको ऐसे समझो, देखो फ्री बॉडी डायग्राम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम T2 टेंशन लग रही है तो T2 किसके बराबर हो गया M2 into ओमेगा स्क्वायर into R। भाई इसको तो ये फोर्स खींच रहा है ना M2 को सेंट्रीपिटल फोर्स और कौन प्रोवाइड कर रहा है और बताओ फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाओगे सब हाँ है ना भाई रस्सी क्या है मास इनटू ये है क्या T2 इज इक्वल टू ये तो लिखोगे M2 into AC और जब ओमेगा की टर्म्स में लिखोगे तो सेंटीमीटर एक्सप्रेशन क्या था ओमेगा स्क्वायर आर। नहीं ये बात समझ में ये पहला बन गया। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम इधर तो ये फोर्स लगा ली T1 और इधर ही क्या लगा ली होगी T2 है ना ऐसे ही लगेगा तो इसमें नेट फोर्स अंदर की तरफ कितना लग रहा है T1 माइनस T2 नेट फोर्स तो यही लगेगा यार। ये रस्सी तो हमेशा क्या करती है पुली करती है तो पुली करेगी इस पे बंधी हुई है तो और ये वाली इधर पुल करेगी यही तो बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम हाँ है ना ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M1 इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू यहाँ पे कौन सा रेडियस आएगा R2 और यहाँ क्या आएगा ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो ये क्या आ जाएगा T1 by T2 माइनस 1 माइनस M2 ओमेगा स्क्वायर आ गया T1 माइनस कौन सा नहीं है कौन सी बात नहीं है
ये नहीं है समझ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा यार? ये तो इसी सर्कल में घूम रहा है ना। M1 कौन से सर्कल में घूम रहा है? हाँ, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? M1 into AC, और इसका AC क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर R1। तो वही तो किया है, ऑब्वियसली बात है, ये किया है यार। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे, अब ठीक है। अब ये इससे डिवाइड होगा तो तैयार है, ये इससे डिवाइड होगा तो माइनस बना देगा। अरे निकाल लेंगे, तेरे को तो रेशियो कुछ है ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसे दिमाग लगाएगा। हाँ है ना, इक्वल टू ये गायब हो जाएगा, क्या आ जाएगा? M1 R1 अपॉन M2 R2, तो T1 by T2 इक्वल टू 1 प्लस M1 कितना है 0.25 और R1 कितना है इंटू 5, M2 कितना है 1 इंटू R2 कितना है 10 है। ये वाला सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में 10। अब मैं क्या करेगा तो बता, जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो करना है क्या, उसको मीटर में कन्वर्ट करके काट ले तो भी सेम ही आएगा। हाँ या ना, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है कि कब कन्वर्ट नहीं करना और कब कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया, तो ये पूरा सॉल्व होके 1/8 आ जाएगा। 1/8 प्लस 1 क्या होता है 9/8, तो T1 by T2 किसके बराबर आ गया 9/8 के बराबर आ गया। हाँ नहीं कहाँ जा सकता है, बोल विकास है कौन सी फोर्स होती है भाई है, मैंने पढ़ाया अभी तक, तो मतलब जो मैं नहीं बता रहा वो नहीं होता, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगती है। आई बात समझे, बोल जाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की कोई चीज होती है जब तक मैं ना पढ़ाऊं। मैं पढ़ाऊंगा तो सेंट्रीफ्यूगल, चिंता मत करो। मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था क्या, कार इज मूविंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, फिर जो एट स्पीड से बढ़ रही थी, फिर वो भी करवा दिया था, बिल्कुल बिल्कुल करवा दिया, गुड गुड गुड। और वो कोनिकल वाला भी करवा दिया था क्या, तो अरे वाह बहुत फास्ट। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, करवा दो, बिठा दो इसको, लॉजिक का पता चली गया तो, और आज तो मजे हो गए, तो रिकॉर्डिंग देख लो, है ना, जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो। अब सुनो, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, ये थीटा है, इसके अबाउट ये जो है जो वो ओमेगा से घूम रहा है, कौन घूम रहा है, वेज पूरा का पूरा।
आपको ये बतानी है एच हाइट कितनी है, ये इसके ऊपर कितने ऊपर आके रुका रहेगा। यार इसको पकड़ के अगर ऐसे घुमाओगे यार तो ये तो फिसलता ऊपर चढ़ने लग जाएगा ना इसके ऊपर, एक हाइट पे आके रुक जाए फिर इसके साथ साथ घूमता रहेगा ये, इसके और इसके बीच में रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगी ना, वो हाइट बतानी है। क्वेश्चन लिखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m, यही क्वेश्चन लिखो ना, अ ब्लॉक ऑफ मास m, चलो पिक भेज देंगे, छोड़ो समझ में तो आएगा तुम्हें, हाइट निकालनी है। अब तुम्हारा भी लिखने का मन नहीं करता ना, एच हाइट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m थीटा ओमेगा एंड s रिलेटेड टू ग्रेविटी g। ये तो बेटा यही है कि ये जो मैच है इसको इस एक्सिस का उपयोग हुआ है, इसके ऊपर ये m मास से रुका हुआ है, आपको जब ये रुका रहेगा इसके रिस्पेक्ट में ये रुका रहेगा तो इसकी हाइट h बता दी। अब समझ में आ गया? अरे यार वैसे कुछ है ना, कटोरी के अंदर एक मार्बल डाल दो, उसको यूं घुमाते हो तो ऊपर आ जाती है ना, ये भी तो वैसी बात है यार। वापिस अभी 2 मिनट पहले मैंने क्या कहा था, 1 मिनट क्या बोला था मैंने, जो मैंने पढ़ाया नहीं उसके बारे में बोलना नहीं और सोचना भी नहीं। है क्या? ओमेगा कांस्टेंट है। अरे मैं जितना बोलता हूँ ना उसको उतना रखेगा ना, जिंदगी में खुश रहेगा, ठीक है? मैं बताऊंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तुम्हें, चिंता मत करो। है तुम तो ग्राउंड से देख रहे हो ना इसको, तो तुम तो इनर्शियल फ्रेम में तो क्या सुडो फोर्स लगाओगे तुम? सबसे पहले इसकी रेडियस ऐसे होगी, अगर ये साथ साथ में घूम रहा हो इसके ऊपर, अगर मैं ये हाइट h मान लूं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो रेडियस आ जाएगी आपके पास, बोला ना रेडियस निकालनी पड़ेगी, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आ जाएगा, प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन ये होगा, आया ना? रेडियस कितनी आ जाएगी tan थीटा के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन b, तो ये है कितनी आ जाएगी h cot थीटा हो जाएगी, नहीं होगी h cot थीटा, देख लो तुम सॉल्व करके देखो, इसको तो मैक्स मान लो, फिर लिखो देखो tan थीटा इक्वल टू h बाय पता नहीं, तो जो चीज पता नहीं वो किसके बराबर आ गई, h cot थीटा। अब ठीक है, तो क्या प्रूफ ही चाहिए हर चीज का। हाँ रेडियस आ गई, ओमेगा आ गया, अब क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इधर लगेगा नॉर्मल और इधर का एमजी, हाइट पूछिए, हाइट निकालेंगे अभी सॉल्व करते रहे। फिर कौन कौन से डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को, तो मेरे को ये बताओ ये एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर में तो प्लेन नहीं बनेगा, ये बताओ ये एंगल कितना होगा, तो ये बताइए ये थीटा होगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट हो गया, नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा होगा ना, देखो आसान पे n cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, mg तो वैसे ही नीचे लग रहा है, ये क्या हो गया n sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना यार, प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, तो क्या बोलोगे n cos थीटा शुड इक्वल टू mg, हां या ना, होना चाहिए ना, तो हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स n sin थीटा टेंजेंट के लॉन्ग कोई लग नहीं था, तो n sin थीटा किसके बराबर होगा, m into सेंटीमीटर एक्सप्रेशन क्या होगा, w नहीं होता उसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर
आर आर किसके बराबर है? एक्स एक्स किसके बराबर है? एच कॉट। वाह, एक दूसरे से कर दो डिवाइड। ये गायब, ये गायब। ये चीज क्या बन जाएगी? कॉट थीटा इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर एच। ये कॉट है ना, गलती से लिख दिया ना, हो जाती है गलती। तो एच किसके बराबर आ गया? जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। और सुंदर तरीके से लिखना चाहते हो तो एच इक्वल टू जी एन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये तो आ गया। क्या टफ था? क्या टफ था? जो भी क्वेश्चन बने यार एक ही लॉजिक है। पहला स्टेप क्या है? प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आइडेंटिफाई करना। अभी भी ये बात नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? सेंटर लोकेट करना और रेडियस कैलकुलेट करनी है। तीसरा स्टेप क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चौथा स्टेप क्या है? कौन कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल और रेडियल। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 0, टेंजेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू। बस अब और क्या किया? सब में एक ही स्टेप कर रहे हैं। तुम बता दो क्वेश्चन जिसमें कुछ अलग किया हो। हाँ है ना? ऑनलाइन में समझ में आ गया सबको? बढ़िया। आजकल कोरोना का क्या हाल है यार? न्यूज ही नहीं सुन रही है। जम्मू में बताओ। लॉकडाउन लग गया। %90 सक्सेसफुल है। सर वो मतलब मतलब इससे ऊपर गई तो फिर वो इनफेक्टेड हो जाएगी। मतलब वो तो -70 का स्कोर मतलब उसकी स्टोरेज जिसमें वो स्टोर हो सकती है वो -70। वो एक का फिर मैंने काफी ऑक्सफोर्ड से। अच्छा -10 के बाद वो इंडियन फी वहां पे रेट इंडियन रुपीस के साथ 3000। तब तो सस्ती है। हां 1 बजे 2 1 2 इंडिया में तो महंगा ही हो जाएगा। जब भाई वॉल्यूम महंगा हो गया जाता तो वैक्सीन तो आएगी। सही है यार। कुछ नहीं है सर आईफोन का है वैक्सीन है। देखो आईफोन का नाम क्या लिया? तुमने आईफोन का डिस्कशन शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करो तो सब चुप हो जाते। दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। ठीक है तो बेटा पढ़ाई में इंटरेस्ट जनरेट करो। आई बात। हाँ हो गया 1 सेकंड तो सही है। तो 1 सेकंड इतनी जल्दी हो जाए। हेडिंग को बैंकिंग ऑफ रूट। हाँ सड़क के ऊपर बैंक नहीं खोलना है और कोई मतलब होता है इसका। लिखो बैंकिंग ऑफ रूट। बिल्कुल बैंकिंग ऑफ रूट।
आप इसमें ले लो पहले। ना 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 अगली क्लास में भूल गया तो जो भूल गया देखो चलते हैं चलो होता क्या है जो सड़कें हैं वो ऐसे बैंक होती है। अब तुम सोचोगे कैसे बैंक होती है अभी बता रहा हूँ ऐसे होता क्या है कि मान लो एक सड़क ऐसे है ठीक है एक सड़क ऐसे आप ऐसे जाके यूं घूम के जाते तो इस कॉर्नर पे ना सड़क थोड़ी सी यूं रही है ना इस साइड से एंगल से एलिवेटेड होगी तुमने देखा होगा पहाड़ियों पे जाते हैं तो जहाँ पे मोड़ आता है ना तो एक तरफ से सड़क उठी हुई रहती है ऐसे उठी रहती है ना ऐसे तो नहीं रहती कि जाए सीधा खाई में जाए ऐसे तो नहीं ऐसे ही रहती है मतलब जिस तरफ कर्वेचर है ना कर्वेचर है उस तरफ उठी रहती है दैट इज इसके अंदर जैसे सड़क यहाँ पे होगी ना तो इस तरह से इसको ये सर्कल नेगोशिएट करेगा ये लॉजिक समझ में आता है जर्मनी में बहुत बढ़िया सड़क है रीजन क्या है रीजन ये नहीं है कि बहुत बढ़िया सड़क है रीजन ये है वहां पे जो लेन सिस्टम है ना उनमें क्या होता है स्पीड फिक्स्ड होती है ठीक है कि इसके ऊपर 150 किलोमीटर पर आवर से चलना है इस पे 200 किलोमीटर पर आवर से चलना आई बात समझ उनकी लेन स्पीड होती है उसी लेन में जो स्पीड चाहिए उसी लेन के अंदर आप चल सकते हो ठीक है ओवरटेक करना क्या हुआ यार यार बात देखो कैसे बातें करता है यार जब लेन ही हो गई तेरे को पता है ये लेन है इसमें 120 किलोमीटर है तो आगे हो तो आगे ही रहेगी ना उस लेन के अंदर फिर कह रहे हैं ओवरटेक कैसे करेंगे जब सेम ही स्पीड से चल रहे हाँ चलो बोलो मान लो कमी नहीं है दुनिया में है ना ढूंढो आसपास में मिल जाता सुनो अब मैं कह रहा हूँ अब उसमें क्या करते हैं अब यार कहीं पे मोड़ भी आएगा जैसे ही टर्न आएगा ना वो क्या करते हैं कि स्पीड चेंज ना हो ठीक है स्पीड चेंज ना हो कम ना करनी पड़े मोड़ पे अपने तो क्या ब्रेकर लगा देते हैं जैसे मोड़ आता है स्पीड कम करने के चक्कर तो उन्होंने जब लेन है तो उसके अंदर स्पीड सेम होनी चाहिए तो वो क्या करते हैं सड़क को बैंक कर देते हैं मोड़ के ऊपर हम उसका फायदा बताता हूँ क्या अभी मैं सिंपल तरीका ऐसे मान लो फ्रिक्शन लेस से बाद में बताऊंगा फ्रिक्शन कैसे हाँ बैंक कर देते हैं मोड़ की डायरेक्शन बैंड कर देते हैं ना हर जगह प्लेन में क्या है सड़क ऐसे बनाइए एक तरफ ज्यादा हिट कर दे यूं मुड़ जाएगी तो क्या सोच रहे हिल बनाएंगे हाँ देखो अब एक बार बताओ मान लो सर्कल का रेडियस r है किस स्पीड से मैं कर्व नेगोशिएट करूं अगर फ्रिक्शन है नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसमें बताओ एक तो लगेगा एक लगेगा नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे ये तो क्या आ जाएगा n cos थीटा और ये क्या आ जाएगा n sin थीटा और फिर से सेम लॉजिक n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा n cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा mg और n sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा m into v square by r है ना तो ये है ये इक्वेशन फर्स्ट है ये सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो कर दी सीधे कर दी मैंने तो tan थीटा किसके बराबर आता है v स्क्वायर अपॉन r स्पीड निकालनी है तो अंडर रूट जी आर tan थीटा हो जाएगी और अगर एंगल निकालना है कि इस स्पीड पे अगर मेरे को सड़क पे ये मोड़ काटना है तो क्या आ जाएगा थीटा क्या थीटा होना चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन r इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल हाँ n
ये द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या था, ये तो इसके परपेंडिकुलर करेंगे ना भाई, ये टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, ये सर्कल है, इसकी टेंजेंट यो है, हाँ है ना, तेरा एम जी यूं लग रहा है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, तो अगर मान लीजिए सर्कुलर पाथ है तो तेरे पास नॉर्मल यूं लग रहा है ना, तो इसका इसका ये टेंजेंट क्या लोग कैसे आ जाएगा, इसके दो ही कंपोनेंट होंगे नॉर्मल, एक तो ये होगा, एक ये होगा, टेंजेंशियल फोर्स है ही, देख लो इसको बोलते हैं बैंकिंग एंगल। अभी मैं और बता रहा हूँ, अब मैं वो केस बता रहा हूँ जिसमें फ्रिक्शन भी हो सके। एक बार बता, अगर ऐसे सड़क पे घूमना है तो कौन घुमाता है, फ्रिक्शन, इसका क्वेश्चन क्या है, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है घुमाने के लिए तो आप क्या करोगे, इसको बैंक कर दोगे कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट और हो जो घुमा सके, आई बात समझ, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे ना, जैसे आप दौड़ लगाते हो खो-खो के, जब मैंने बताया था एग्जांपल, मोड़ पे जब एंड में आपको एकदम से घूमना है, तो जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है घुमाने के लिए आप क्या करते हो, पोल लगा देते ताकि नॉर्मल प्रोवाइड करते हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग एंगल दे रहे हैं इसको ताकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसको घुमा दे, लिटा दो। करते हैं बैंक करते हैं, पर उतना बढ़िया तरीके से, इतना लॉजिकली नहीं करते जितना फॉरेन में करते हैं। इंडिया में यार सीधी सीधी सड़क उसी पे खड्डे मिलते हैं, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि बोर्ड दिखा होता है, करते हैं इंडिया में भी करते हैं, अच्छी जो अच्छे हाईवेज है ना, तुम देखना उनको मोड़ के रखते हैं जहाँ पे टर्न आता है, नेशनल हाईवे देखो लेन स्टेप में काफी होते हैं, तो देखना थोड़ा सा हल्का सा बैंड होता है वो मोड़ के, हाँ अब सुनो, अभी देखो, अब मेरे को बैंकिंग देखनी है जब फ्रिक्शन हो, ठीक है, अब फ्रिक्शन होगा ना, मान लो ये एंगल थीटा है, ये कहा है एम मास की, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बात समझ आ रही, सर्कल है जिसमें इसको घूमना है, रेडियस इसकी आर है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, नीचे की तरफ mg, इधर नॉर्मल, अगर इसकी स्पीड बहुत कम हो जाए तो इसकी किधर जाने की टेंडेंसी होगी, नीचे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर, अलोंग द इंक्लाइन लगेगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इनटू है, हाँ ये लग सकता है, इस टाइम पे इसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम, हाँ है ना, क्योंकि और कम हो जाएगी तो फिसल के नीचे आ जाएगी, मौत के कुएं में तुमने देखा होगा ऐसा, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये तो लॉजिक, ठीक है, अब क्या होगा, इस केस में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वी मिनिमम, तो जब वी मिनिमम कैलकुलेट करोगे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगना चाहिए, अब क्या करना है, इसके कंपोनेंट ही तो करना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तुम्हें ये बताइए ये एंगल कितना होगा, थीटा, ऐसे ही ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे, इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट
म्यू एन इंटू कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट म्यू एन इंटू साइन थीटा। प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अरे यार नेट फोर्स बोल रहा हूँ, क्या होना चाहिए? ये फोर्स प्लस ये फोर्स शुड बी इक्वल टू ये। तो तुम क्या लिखोगे? म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू mg। दूसरी इक्वेशन क्या लिखिए? n sin थीटा माइनस म्यू एन इंटू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू m v मिनिमम का स्क्वायर अपॉन r। कोई प्रॉब्लम इसमें से n कॉमन निकाल लो। n कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? तुम बताना जो मैं लिख रहा हूँ सही है क्या? बोलो सही है। इसमें से n कॉमन बाहर निकाल लो। हाँ यार n की वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, क्या आ जाएगा? पानी पी ले। किसी की याद ज्यादा ही सता रही है तब कोई ना कोई तो है ही बात है। ये भी तूने सुना तो है, समझ ले तू। वो ऐसे कुछ और उसके कोई याद नहीं कर रहा, फिर भी इसकी आ रही है। देखो m से m गायब हो गया, r इधर आ गया, तो r इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा v मिनिमम। तो v मिनिमम आ गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? लॉजिक समझ में आ गया? अब एक बार बताओ मेरे को, अगर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी तो इसकी किधर जाने की टेंडेंसी होगी? उस टाइम पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सॉल्व कर सकते हो? तो बस कुछ है, ये नहीं कह सकता कुछ नहीं कर रहा, करोगे तभी सॉल्व करोगे। हाँ या ना? अगले केस में क्या करना पड़ेगा आपको? फ्रिक्शन इधर लगाना पड़ेगा व्यू में। हाँ या ना? जब स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। फिर से इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तुम इसको लिख लो, फिर इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं करवा देता हूँ तुमसे भी बात करके देखो। हाँ बिल्कुल।
होपफुली तुमने ये कर दिया होगा। देखो अब ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा और ये भी गायब हो जाएगा है। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इधर होगा म्यू इंटू एन इंटू कॉस थीटा और एक इधर हो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू साइन थीटा। इतना ही चेंज आएगा। सही कर लिया था क्या इसको? जब फिर से भी चलेगा कंपोनेंट। अब क्या होगा n cos theta should be equal to mg plus mu n into sin theta और mu into n into cos theta plus n sin theta should be equal to mg maximum का स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, लास्ट में सॉल्व करके देगा। और क्या बिल्कुल बहुत बढ़िया है। समझ में आ गई बात? यार सेम ही तो चीज है। इसमें से n बार निकाल लो, इसमें पुट कर देना, या इसमें से n बार निकालो, इसमें से पुट कर देना। आ गया। अब तुम कर लोगे जो करना है। यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा? यार वो करके आइडिया लगेगा, मेरे को भी नहीं पता। सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया सबको? अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बुरी नहीं। देखो मान लो इधर जान लो, एक बॉल है ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, और तुम इस बॉल के चार्ज में बैठ गए। तुम्हें बॉल की क्या वेलोसिटी दिखाई देगी? यहाँ पे बीच में मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा रखा है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस कोई ना कोई रीडिंग देगा, 100 न्यूटन 1000 न्यूटन कुछ तो देगा। इट मींस इस बॉल के इधर तो फोर्स लग रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बॉल पे फोर्स भी लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन भी 0 है। इट मींस आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो और ये रोटेटिंग फ्रेम इसके साथ में, तो अब आपको अगर इसको रोक के रखना पड़ेगा, तो अगर ये डिस्टेंस r है तो इस
का एक्सीलरेशन, इस फ्रेम का एक्सीलरेशन इधर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप बोलोगे इसके ऊपर इधर क्या लग रही चीज है, टेंशन, और इधर इस पे एक सूडो फोर्स लगा क्योंकि हम नॉन इनर्शियल में बैठे हैं, तो मास तो इसका और एक्सीलरेशन किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो आप इधर एक सूडो फोर्स लगाओगे, दैट इज m into ओमेगा स्क्वायर आर। इस सूडो फोर्स को बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक्चुअली में लगता ही नहीं है कभी, ये तो जब आप इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज रोटेटिंग फ्रेम में बैठोगे ना, सिर्फ तब लगाओगे। आगे बात समझे, ताकि ये चीज रुकी रहे। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो क्या सूडो फोर्स लगेगा? अब मैं यही तो बोल रहा हूँ, अब तो ग्राउंड पे बैठा है तो तू तो इनर्शियल में बैठा है ना, तो सूडो फोर्स कैसे लगाएगा? तो फिर उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल लगता ही नहीं है, और जीरो क्या होता ही नहीं है भाई। इनर्शियल से सेंट्रीफ्यूगल है क्या, सूडो फोर्स है। कहां से, कौन से फ्रेम से बैठ के, रोटेटिंग फ्रेम से बैठ के देखे तो रोटेटिंग फ्रेम से बैठ के जो सूडो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो तूने अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम की वो कहां से, ग्राउंड फ्रेम से, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल की बात कहां से आएगी? बस इतना ही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बात खत्म। पता नहीं लोग क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ हैं, हाँ भाई सुनो, कह रहा है जिम्नास्ट होता है। कौन लगाता फोर्स? एक्सपीरियंस करता ना फोर्स। जब हम जैसे कि झूला होता है तो गोल गोल तुम पे कोई फोर्स नहीं लगता, तुम पे झूला है ना, झूला तुम पे इधर फोर्स लगाता है, तो झूला तुम पे इधर का फोर्स लगाएगा, जब तुम झूले को उधर फोर्स लगाओगे। यार जमीन तुम पे ऊपर की तरफ फोर्स कब लगाएगी, जब तुम जमीन पे नीचे फोर्स लगाओ ना। पाँव उठा लो, पता चल जाएगा। पाँव उठाओ फिर देखो क्या होता है, ऐसे हवा में पाँव एकदम ऊपर कर ले, पता चल जाएगा देखो क्या होता है। हाँ या ना, बैठे बैठे नहीं, खड़े होके। फिर जो सीट है वो तेरे के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो झूले के अंदर क्या है, इधर एक्सीलरेशन है, तो इस दीवार को तेरे को ये फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसको पकड़ ले, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो रॉड तेरे पे इधर फोर्स लगा रही है ना, जिसको तूने पकड़ रखा है, उस टाइम भी तो यही है, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब तेरा हाथ है तो यूं घुमा रहा है, तो तेरे इस पार्ट को तो ये वाला हाथ खींच रहा है, इतने पार्ट को ये वाला हाथ खींच रहा है, तो बस यही तो है कॉन्सेप्ट। हाँ तो बस बात खत्म, यही तो बात है। हैं बेंच पे, हाँ तुम यार सूडो फोर्स नहीं लगाता थोड़ी है, होता थोड़ी है, एक्चुअल फोर्स तो है ही नहीं। सूडो फोर्स इज ओनली ए कॉन्सेप्ट। जब आप नॉन इनर्शियल में बैठ के एनएलएम लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने की कोशिश करते हो, देयर इज डिस्क्रिपेंसी, उसी को अकाउंट करने के लिए आप लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगाते हो, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके बाय बाय।